इस लेक्चर में हम बात करेंगे मानव पर्यावरण संबंधों की। बात करेंगे हम मानव पर्यावरण संबंधों की। हमारे सिलेबस में मानव पर्यावरण संबंध में 3 हैं। पहला है आपका नियतिवाद, उसके बाद है संभववाद और तीसरा है स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म, नवनियतिवाद या रुको और जाओ संभववाद। तो इस क्लास में हम केवल नियतिवाद के बारे में बात करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मानव भूगोल का जो विषय क्षेत्र है वो है मानव और पर्यावरण के मध्य अंतर संबंधों की बात करना। और ये जो अंतर संबंध हैं, मानव और पर्यावरण के मध्य जो अंतर संबंध हैं, वो समय के साथ में उनका जो दर्शन है, मानव पर्यावरण के मध्य जो अंतर संबंध है वो समय के साथ में परिवर्तित हुए हैं। उनको देखने का जो नज़रिया है हमारा, प्रकृति को हम जिस प्रकार से देखते हैं उसमें समय के साथ में परिवर्तन हुए हैं, दर्शन के साथ परिवर्तन हुए हैं और प्रत्येक परिप्रेक्ष्य में एक दर्शन विकसित हुआ है। भूगोल वस्तुतः मानव और पर्यावरण के अंतर संबंधों का विषय है, जिसमें प्रकृति का मानव पर प्रभाव और मानव के प्रकृति पर प्रभाव, अर्थात दोनों के एक दूसरे पर प्रभाव का विश्लेषण होता है। अब मानव, ये आप देखोगे कि जो आपका आधुनिक युग जब प्रारंभ हुआ उससे पहले मैंने आपको बताया था बर्नहार्ड वरेनियस ने एक द्वैतवाद का जनक जिनको बोला जाता है, उन्होंने 2 उपागम परिकल्पना दी थी। उन्होंने 2 उपागम बताए थे। उन्होंने भूगोल को 2 भागों में बांटा था। पहला था क्षेत्रीय भूगोल, रीजनल ज्योग्राफी, और दूसरा था जनरल ज्योग्राफी, क्षेत्रीय भूगोल और सामान्य भूगोल। इनको भूगोल में द्वैतवाद का जनक कहा जाता है। तो आधुनिक काल में आपका, अब रेडजेल को देखोगे तो रेडजेल की जो पुस्तक थी एंथ्रोपोजोग्राफी, उसके वॉल्यूम 1 और 2, 1882 में जो इनकी बुक आई थी, उसमें इन्होंने भी मानव भूगोल वर्सेस भौतिक भूगोल की बात करी है। अब आप जब इसको देखोगे आगे, तो मानव भूगोल और भौतिक भूगोल का जो द्वंद्व है, या इन दोनों में देखोगे तो भौतिक भूगोल में जो मेन आपका केंद्र बिंदु है वो आपका भौतिक पर्यावरण है, और जो आपका मानव भूगोल है उसका जो केंद्र बिंदु है वो मानवीय परिवेश है। आज की क्लास में हम देखते हैं पहले नियतिवाद क्या है। वातावरण निश्चयवाद या वातावरण नियतिवाद, ये वातावरण निश्चयवाद इसको बोल सकते हैं। वातावरण निश्चयवाद, एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म। वातावरण निश्चयवाद या पर्यावरण निश्चयवाद। देखो, जो प्रमुख भूगोलवेत्ता है उनमें रेडजेल से पहले के जो हैं उनमें आपके वारेनियस, फॉस्टर्स, कांट, हम्बोल्ट,
रिटर, इन सभी ने, ये सभी जर्मन भूगोलवेत्ता है, इन्होंने अपने जो लेखन है उसमें वातावरण के तत्वों के मानव भूगोल पर, मानव पर्यावरण पर या मानवीय क्रियाओं पर प्रभाव का वर्णन किया है। और स्पष्ट है इनके लेखन में प्रकृति या मानवीय कारकों पर इनके जो लेखन है उसमें भौगोलिक कारकों की प्रधानता दिखाई देती है, जिसमें किसी प्रदेश की स्थिति, भूरचना, उच्चावच, जलवायु, मृदा, खनिज, वनस्पति आदि द्वारा वहाँ पर जो लोग निवास कर रहे हैं, वहाँ पर जो मानव निवास कर रहे हैं, उनके संगठन, उनके उद्योग धंधों, उनके भोजन, क्या पहनते हैं, क्या खाते हैं, उनका स्वास्थ्य कैसा है, उनका कल्चर कैसा है, इसके प्रारूप को निर्धारित करते हैं। तो जैसा कि बताया मैंने कि ये जितने भी जर्मन भूगोलवेत्ता थे, इन्होंने प्राकृतिक कारकों को प्रधानता दी। और ये इन्हीं के कारण से आपका जो मानव पर्यावरण संबंधों में पर्यावरण नियतिवाद है वो फला फूला। तो हम कह सकते हैं कि नियतिवाद या निश्चयवाद भौतिक वातावरण एक सक्रिय कारक के रूप में, नियतिवाद या निश्चयवाद के अनुसार जो भौतिक वातावरण है वो एक सक्रिय कारक के रूप में सभी मानवीय गतिविधियों को निर्धारित करता है। तो मानव क्या हो गया इसमें? मानव हो गया निष्क्रिय कारक। मानव क्या हो गया आपका? पूर्णतया निष्क्रिय नहीं कह सकते, बट हाँ, जो इंटेंसिटी है वो भौतिक कारकों की ज़्यादा है। तो भौतिक कारक आपके प्रभावी कारक हैं, प्रभावी एवं सक्रिय कारक हैं, और जो मानवीय कारक हैं उनको इनएक्टिव या निष्क्रिय कारक कहा गया है। अब जैसा कि मैंने बताया आपको कि नियतिवाद या निश्चयवाद को यदि सिंपल शब्दों में समझा जाए तो यदि क्रियात्मकता के आधार पर बात करें तो क्रियात्मकता में इसमें जो मानव है और जो प्रकृति है, मानव निष्क्रिय कारक है और प्रकृति सक्रिय कारक है। अर्थात भौतिक पर्यावरण मानव की सभी गतिविधियों, समाज और संस्कृति को निर्देशित करता है। और ये जो विचार है वास्तव में लंबे समय से अस्तित्व में है, और अधिकतर लोग मानते हैं कि प्रकृति या भौतिक पर्यावरण सर्वोच्च है और वो मानव विकास, संस्कृति और समाज की दशा को निर्धारित करता है। और प्राचीन काल में चूँकि तकनीकी अभाव था, तकनीकी का विकास नहीं हुआ था, इस वजह से जो नियतिवाद था वो अधिक फला फूला। और यही जो लेखन है आपको हिप्पोक्रेटस, अरस्तु, जो प्राचीन भूगोलवेत्ता हैं, हिप्पोक्रेटस, अरस्तु, स्ट्रैबो, उनके लेखन में ये दिखाई देता है आपको। नियतिवाद उनके लेखन में दृष्टिगोचर होता है। क्यों होता है? क्योंकि उस समय पे मानव इतना अधिक प्रभावी नहीं था। क्यों नहीं था प्रभावी? क्योंकि तकनीकी विकास कम था, नहीं था, और मानव की जो लिमिटेशंस थी, सीमाएं थी, वो अधिक थी। अब प्राचीन काल में ये था। उसके बाद में नियतिवाद या निश्चयवाद की जो अवधारणा है वो आपकी 18वीं से 19वीं शताब्दी में फिर से पुनर्जीवित होती है। और क्यों होती है? सोशल डार्विनिज्म के आने के बाद, सामाजिक डार्विनिज्म के आने के बाद, आपकी जो एंथ्रोपोजोग्राफी बुक है रेडजेल की, उसके आने के बाद में, और जर्मन जो विद्वान थे इनके लेखन में ये
सारा जो नियतिवाद है वो स्पष्टतया दृष्टिगोचर होता है। एंथ्रोपोजोग्राफी के बाद में जो रेडजेल की शिष्या थी, उनका नाम था चर्चिल सैंपल, उन्होंने इस अवधारणा को और आगे बढ़ाया। इनकी जो पुस्तक थी सैंपल की, इन्फ्लुएंसेस ऑफ जोग्राफिक एनवायरनमेंट, इनकी 2 पुस्तक थी एक्चुअली। मैं आपको इसमें नाम लिख देता हूँ क्योंकि एग्ज़ाम में पूछ सकता है ये। सैंपल की जो पहली बुक थी वो 1903 में आई, उसका नाम था अमेरिकन हिस्ट्री एंड इट्स जोग्राफिक कंडीशंस। हिंदी में लिख देता हूँ, अमेरिकन हिस्ट्री एंड इट्स जोग्राफिक कंडीशंस। 1903 में जो बुक आई इनकी, अमेरिकन हिस्ट्री एंड इट्स जोग्राफिक कंडीशंस, इसमें इन्होंने बताया कि अमेरिका की हिस्ट्री या अमेरिका के इतिहास को इसकी अवस्थिति और इसके पर्यावरण एवं परिवेश ने किस प्रकार से प्रभावित किया है। अर्थात यह हिस्ट्री की बात करते हुए या उस जगह की हिस्ट्री की बात करते हुए बताती है कि वहाँ का जो कल्चर है, वहाँ की जो पूरा सिस्टम है, पूरा जो तंत्र है, पूरा जो सामाजिक तंत्र है, संस्कृति है, आर्थिक पहलू है, वो वहाँ की अवस्थिति से निर्धारित हुए हैं, वहाँ के पर्यावरण से, परिवेश से निर्धारित हुए हैं। इसके बाद में उनकी एक और बुक आती है, वो बुक है आपकी 1911 में आई वो बुक, उसका नाम है इन्फ्लुएंसेस ऑफ जोग्राफिक एनवायरनमेंट। इन्फ्लुएंसेस ऑफ जोग्राफिक एनवायरनमेंट। ये बुक इनकी ये बुक का जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो ये है कि मनुष्य पृथ्वी की सतह का उत्पाद है। मनुष्य जो है पृथ्वी की सतह का उत्पाद है, अर्थात मनुष्य को बिल्कुल निष्क्रिय, एकदम निष्क्रिय कारक हुए ये दर्शाते हैं। और नियतिवाद के घोर समर्थक इनको माना जाता है। इनको नियतिवाद का घोर समर्थक इसीलिए माना जाता है क्योंकि इन्होंने कहा कि मनुष्य जो है पृथ्वी की सतह का उत्पाद है, और ये मानती हैं कि भौतिक वातावरण ही है जो वास्तव में पृथ्वी की सतह पर मानव के सभी कार्यों को नियंत्रित करता है, निर्देशित करता है, नियंत्रित करता है। और मनुष्य पूर्णतया प्रकृति पर आश्रित कारक है और प्रकृति एकमात्र सक्रिय कारक है। ठीक है, तो ये हो गया आपका, मैंने बताया कि कैसे प्राचीन भूगोलवेत्ता, उसके बाद में आपका रेडजेल ने एंथ्रोपोजोग्राफी में मानव भूगोल में मानव को सक्रिय कारक माना है। सैंपल ने अपनी दोनों रचनाओं में मानव को बैक स्टेज में रखा है और प्रकृति को सक्रिय कारक माना है। हंटिंगटन जो एक अमेरिकन भूगोलवेत्ता थे, उन्होंने भी जलवायु को एक प्रमुख कारक माना जो सिविलाइजेशंस या सभ्यताओं को प्रभावित करती है, प्रमुखतया से प्रभावित करती हैं, और मुख्यतया योगदान जलवायु का होता है, ऐसा उन्होंने कहा। तो ये जो कथन है उनका, ये कथन जो है उनका, उनको नियतिवादी बताता है। नियतिवादी उन्होंने कहा कि वातावरण ही है जो सभ्यताओं को एक दूसरे के साथ संघर्ष के लिए प्रेरित करता है। और कहा कि भौतिक वातावरण, विशेषकर जलवायु की जो भूमिका होती है वो निर्णायक है। यदि संघर्ष होता है सभ्यताओं में तो जो जलवायु है उसकी जो भूमिका है वो निर्णायक है। यदि हम इसमें काफ़ी लंबा लेक्चर हो सकता है नियतिवाद पे। अब नियतिवाद की यदि शॉर्ट में आलोचना करनी हो तो हम क्या कहेंगे? देखो, नियतिवाद या निश्चयवाद की जो मूल धारणा है कि
एक विशेष पर्यावरण एक विशेष परिणाम देगा, अर्थात एक विशेष पर्यावरण जो है इसका जो रिजल्ट होगा एक विशेष रिजल्ट भी एक विशेष होगा। और वो चूँकि पर्यावरण है तो हर जगह पे वो एक रिजल्ट सेम आना चाहिए, लेकिन क्योंकि मानव की भूमिका ही निष्क्रिय मान रहा है, लेकिन मानव इतना निष्क्रिय नहीं है, मानव एक सक्रिय भूमिका निभाता है। ठीक है, समान जलवायु होने पर भी भिन्न भिन्न जगह पे अलग अलग उत्पाद आपको प्राप्त होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि मानव जो है वो विकास, तकनीकी विकास, प्रौद्योगिकी का विकास करके वो इतना एनवायरनमेंट को मॉडिफाई कर चुका है या उसके साथ समायोजित हो चुका है कि वो इसमें सक्षम है कि वो उत्पाद की प्रकृति को परिवर्तित कर सके। जैसे आप इसमें कह सकते हैं कि जैसे यूनान और इटली की मध्यवर्ती जलवायु इनकी जो स्थिति है, मध्यवर्ती जलवायु स्थिति है, ने जो सभ्यताओं का निर्माण किया है वो अन्य सभ्यताएं नहीं कर पाई। क्यों नहीं कर पाई? क्योंकि उनकी तकनीकी क्षमता में, उनके सोचने की क्षमता में, उनके प्रौद्योगिकी के विकास में अंतर था। दूसरी बात, मानव पर्यावरण संबंध का एक महत्वपूर्ण पहलू जो निश्चयवादी नहीं मानते हैं वो है कि मानव भी अपने भौतिक पर्यावरण को प्रभावित करता है। ठीक है, ये केवल एक पक्षीय विचार है कि मानव प्रकृति से ही प्रभावित होता है, ऐसा नहीं है। मानव भी प्रकृति को प्रभावित करता है। तो ये दो इसकी आलोचनाएं हैं कि तकनीकी विकास को ध्यान में नहीं रखा गया, साथ ही जो तकनीकी विकास के साथ साथ आपका जो मानव द्वारा भी मानव भी प्रभावित करता है, उस विचार को इसमें ध्यान में नहीं रखा गया। तो ये आपका इसका कुछ थ्योरेटिकल पार्ट है। इसके अलावा आप देखोगे तो जो नियतिवाद है, नियतिवाद के हम कुछ शॉर्ट में देखते हैं। देखो, नियतिवाद या एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म या निश्चयवाद है, प्राकृतिक निश्चयवाद है। इसमें सबसे पहली बात, मानव प्रकृति का दास है। मानव प्रकृति का दास है। दूसरी बात, प्रकृति जो है, एनवायरमेंट जो है वो क्या है आपका? निरंकुश है और निर्देशक है, डायरेक्टर है। अर्थात प्रकृति निर्देशित करती है, प्रकृति मानव से आदेश नहीं लेती या मानव से निर्देश नहीं लेती। ये वन साइडेड है, ये एक दिशीय है। अर्थात फ्लो जो होता है, डायरेक्शन, इसमें जो फ्लो है, ये आप प्रकृति ही केवल निर्देश देगी। किसको? मानव को। मानव प्रकृति पर बिल्कुल भी प्रभावी नहीं है। फोर्थ, प्रकृति जो है आपकी प्रेरित करती है। प्रकृति क्या करती है? प्रेरित करती है। किसको प्रेरित करेगी? मानवीय कार्यों को। नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट बात जो है वो है मानव का आर्थिक सांस्कृतिक व्यवहार। मानव का जो आर्थिक सांस्कृतिक व्यवहार है वो प्रकृति के स्वरूप पर निर्भर करता है। मानव कैसे रहेगा, क्या उसकी आर्थिक गतिविधियां होंगी, क्या उसका सांस्कृतिक व्यवहार होगा, ये कौन डिसाइड करेगा? मानव का जो सांस्कृतिक आर्थिक व्यवहार है वो कौन डिसाइड करेगा? प्रकृति डिसाइड करेगी। नेक्स्ट जो है वो है प्रकृति के नियम सनातन हैं, यूनिवर्सल रूल हैं। प्रकृति के जो नियम बने हैं वो सनातन हैं और मानव इन नियमों से बंधा है। और यदि मानव इनके अगेंस्ट कुछ करता है तो उसको किसका सामना करना पड़ेगा? प्राकृतिक आपदा का, प्राकृतिक संकट का। ठीक है, तो ये नियतिवाद के कुछ प्रमुख बिंदु हैं जिन पे नियतिवादी विश्वास करते हैं। अब नियतिवाद के भी बहुत सारे विचार हैं। जैसे आप देखोगे इसमें शास्त्रीय नियतिवाद, भौतिक नियतिवाद, वैज्ञानिक नियतिवाद।
पर्यावरण नियतिवाद। तो इसको हम इतना डिटेल में नहीं देख रहे हैं अभी, तो शॉर्ट में हमें क्या देखना है इसको हम एक बार समराइज़ कर देते हैं। इसको समराइज़ इस प्रकार से कर सकते हैं कि वातावरण निश्चयवाद की विचारधारा में वातावरण को प्रधानता दी गई है, जिसके अंतर्गत यह विचार पुष्ट किया गया है कि, या इस विचार को सुदृढ़ किया गया है कि किसी भी प्रदेश की स्थिति, भूरचना, उच्चावच, जलवायु, मृदा, खनिज संसाधन, वनस्पति, जंतु वर्ग के द्वारा उस प्रदेश में निवास करने वाले विभिन्न मानव वर्ग के शारीरिक स्वास्थ्य, संस्कृति, उद्योग, संस्कृति, सामाजिक संगठन के प्रारूप का निर्धारण किया जाता है। इस विचारधारा के प्रमुख प्रतिपादक देखोगे तो आप कौन है? रैटजेल, उनकी शिष्या कुमारी सैम्पुल, ठीक है। इसके बाद में अमेरिकन भूगोलवेत्ताओं में हंटिंगटन भी वातावरण निश्चयवाद के समर्थक थे, जिन्होंने जलवायु को एक प्रमुख कारक माना मानव के विकास पर, सभ्यताओं के विकास पर। और ये जो विचारधारा थी इसके पोषक जर्मन थे, जर्मन विचारधारा थी। इसको हम डिटेल में फिर बाद में जब हम जर्मन विचारकों की बात करेंगे तो उसमें भी हम इसको थोड़ा सा समझेंगे। और नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे संभववाद पे, और उसके बाद में हम देखेंगे नव निश्चयवाद पे। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।